बजट सत्र में जिस तरह से विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं, उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं धैर्यवाद से विधायक थावरचंद जिनामौर। उनसे खास बातचीत करते हैं कि ये बजट उनके लिए कैसा रहा और जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो मुद्दे उनके क्षेत्र के लिए कितने महत्व हैं और कितने उनके लिए जरूरत है। सर, जिस तरह से आपने मुद्दे उठाए, बजट पेश किया, पहले तो बताएं कि बजट आपके लिए कैसा रहा, आपके दृष्टिकोण से। जी, पहले तो आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार, मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से। बजट से पहले हम तो नए सदस्य हैं, बड़ी उम्मीद के साथ सदन में गए थे कि हमारे क्षेत्र के हालात बहुत खराब हैं, तो शायद नौजवानों की पीड़ा समझेगी सरकार और कॉलेज वगैरह देगी। शायद पानी के लिए व्यवस्था नहीं है, अभी गर्मी के अंदर बहुत सारे लोगों की बहुत दिक्कतें हुई, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पानी लेने गए। शायद मुझे लगा कि इस बार पानी के लिए अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए बजट में जिक्र होगा। सड़कों की हालात ये है कि वहां पर अभी बारिश के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो हमारे जंगलों के बीच में रहते हैं। वहां बारिश के टाइम पे अगर पानी भी आ जाता है तो कोई बीमार होता है तो पहाड़ इस पार हो तो उसको सोचना पड़ता है कि पानी का जल स्तर नीचे जाएगा तो हम वहां पर पार करके जाए, तो 2-2 किलोमीटर तक मरीज को लेके जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें उम्मीद थी कि सड़कों मिलेगी, लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। और ये पूरा ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। शायद सबसे बड़ा ये भेदभाव था कि उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों के अलावा किसी को कोई बजट नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस का हो, निर्दलीय हो, चाहे भारत दिवस। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से भेदभाव हुआ है सत्ता पक्ष के विधायकों में और जो निर्दलीय हैं या फिर आप पार्टी के हैं, या आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो क्या आपने मांग रखी थी विशेष रूप से? बजट आने से पहले मैं 2-3 दिन यहीं रहा था, सारे विभागों के मंत्रियों से लगाकर सीएम तक बहुत सारी फाइलें तैयार करी, सबको भर भर के दिया। मेरे क्षेत्र की सड़कें, मेरे क्षेत्र के अंदर ये कॉलेजों की जरूरत है, यहाँ विद्यालय कर्मोन्नत की जरूरत है, यहाँ पर हमारे क्षेत्र के अंदर ये नई विद्यालय खोलने की जरूरत है, हॉस्टल खोलने की जरूरत है। ये सारी तमाम चीजें जो हॉस्पिटलों के अंदर कोई व्यवस्था नहीं, पद खाली पड़े हैं, शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं हॉस्पिटल में, तो ये सारे विभागों के पास चक्कर लगाया और पूरी उम्मीद थी कि चलो जितना दे रहा हूँ उसका 20% भी मिलेगा मुझे, तो इस बार मेरे क्षेत्र की जनता संतुष्ट होगी। लेकिन उम्मीद ऐसी थी और उम्मीद के बिल्कुल पानी फिर गया जब बजट सुना। मुख्यमंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, बीच में आप गए थे उनसे, उन्होंने आपने कुछ उनसे बातें भी रखी, तो उन्होंने आश्वासन स्वयं दिया था कि हाँ भाई आपकी मांगों पर विचार किया जाए। विचार किया जाएगा, विचार कराई नहीं तभी कुछ दिया ही नहीं। उस वक्त मांग रखी होगी आपने? मैंने बिल्कुल रखी थी, मेरे नौजवानों के क्षेत्र में छात्रवृत्ति न्याय पढ़ने के लिए उनकी भी जिक्र किया, कॉलेजों का जिक्र किया, हम लोगों के वहाँ की आर्थिक स्थिति जो ट्राइबल क्षेत्र की है उसके बारे में जिक्र किया था कि एक तरफ तो हम कहते हैं 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि देश का मूल मालिक आदिवासी है। दूसरी ओर हम अगर वास्तविकता में जाए तो उसी आदिवासी की हालात मजदूर जैसी, भ्रष्टाचार भी इतना है कि हर एक सरकारी दफ्तर से चपरासी भी उनको बाहर निकाल कर भेज, हर एक छोटे से कार्य के लिए पैसा फाइलों के अंदर जाता है। तो बड़ी उम्मीदें थी छात्रवृत्ति के बजट सत्र में स्पेशल छात्रवृत्ति की बात होगी, नौजवानों को राहत मिलेगी, उनके सपनों के साकार होंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं और बेरोजगार ताकता रह गया और उनके साथ फिर से अन्याय हुआ। छात्रवृत्ति का मामला आप बता रहे, टीएसपी के इलाके के बच्चों के लिए कितने वक्त हो गया कि इनको छात्रवृत्ति मिली और कारण क्या रहा है कि छात्रवृत्ति मिल नहीं पा रही है? छात्रवृत्ति के बारे में मैं टीएसपी ही नहीं कहूँ, पूरे प्रदेश की बात करूँ, पूरे प्रदेश के अंदर विगत 3 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिली। और टीएसपी के अंदर हम इसलिए कह सकते हैं, मेरे इलाके की जानकारी ज्यादा रखता हूँ, बाकी प्रदेश के अंदर हालात कितने खराब हैं ये मुझे इतना अनुभव नहीं है, लेकिन हमारे इलाके से मैं इसलिए भी जानता हूँ क्योंकि उस मजबूरी से मुझे भी गुजरना पड़ा है। 3 साल से छात्रवृत्ति बकाया है और हमारे लिए छात्रवृत्ति इसलिए महत्व रखती है कि जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, बड़ी मुश्किल से कपड़े खरीदते हैं, बड़ी मुश्किल से किताबें खरीदते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें एक उम्मीद रहती है कि हम लोग ब्याज में पैसा ला रहे हैं तो महीने 2 महीने 3 महीने बाद हमको मिल जाएगा, या फिर मजबूरी में हमारे परिवार पिता खेत गिरवे रख लेते हैं, या फिर माँ बहन के गहने गिरवे रखते हैं। इस वक्त ये सोचते हैं कि थोड़े दिन बाद में मिलेगी छात्रवृत्ति तो चुका लेंगे। ऐसे वक्त में हमारे पास छात्रवृत्ति नहीं आती है तो हमारे जैसे नौजवान, उनके ऊपर दबाव होता है, परिवार से हो या घर से हो या कॉलेज से हो, कि हमें कॉलेज तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज ही है अधिकतर, सरकारी में 40-80 सीटें होती, वहां पर कहाँ जाएगा नौजवान, तो फिर वहां से दबाव होता है परीक्षा में नहीं बैठने देंगे आपको,
आप छात्रवृत्ति के लिए आप पैसा लेके आइए, तो पैसा नहीं होता है, मजबूरी में हीन भावना के साथ में बाहर जाता है कमाने के लिए और पैसा इकट्ठा करता है। इसमें मजबूरी ये होती है, या तो वो पढ़ नहीं पाता है और फीस भरते भरते उसकी पढ़ाई भी छूट जाती है। ये और बहुत सारे मेरे क्षेत्र के लोगों का खेत नीलाम हो सकते हैं, बहुत सारों के जो गहने हैं वो डूब जाते हैं। इस स्थिति से गुजरते हुए 2021 से 22-23 से इसका 21-22-23 से 24 तक अभी तक बहुत सारों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो ये मजबूरी है हमारे क्षेत्र की, पक्ष भी है विपक्ष भी है। ये सदन राजस्थान के भविष्य के लिए होता है, नौजवानों के रोजगार की चर्चा के लिए होना चाहिए। हम सब 200 विधायक इस सदन के अंदर बैठते हैं, तो पूरे राजस्थान के नए राजस्थान की परिकल्पना करते हुए हम इस सदन के लोगों के लिए सोच सकते हैं। लेकिन मैं जब बैठता हूं तो मुझे लगता है कभी कभी समय बर्बाद करते, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बजट को छोड़ के, क्षेत्र के भविष्य को छोड़ के बस हिंदू मुस्लिम गाय गंगा मोदी राहुल गांधी इस तरह की बातें करके समय खराब करते। क्या लगता है कि जिस तरह से बयानबाजी होती है नेताओं की, तो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह के बयान देना, आप जिस तरह से डीएनए का बड़ा मुद्दा रहा, किस तरह इसको देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि शिक्षा मंत्री बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पद होता है और वो सरकार का एक अभिन्न अंग है। तो इसमें शिक्षा मंत्री एक डीएनए की बात करते हैं, तो इसमें साफ जाहिर होता है कि वो भाजपा की सरकार और भाजपा की आदिवासी के प्रति मानसिकता क्या है। क्या आज भी वो आदिवासी को इस मानसिकता से देखता है? हम हमें आज भी ये जरूरत पड़ रही है कि हम हमारा डीएनए बताना पड़ेगा कि हम हमारे बाप की औलाद है। तो वो सरकार और सरकार की मानसिकता ये सोचती है आदिवासी के लिए कि आदिवासी को गाली देना आसान है, और इसलिए आदिवासी के साथ में इस तरह का व्यवहार करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर चलो ठीक है, आदिवासी का डीएनए टेस्ट कराओ, पूरे देश के सारे लोगों को कराओ। अभी पानी का पानी दूध का दूध हो जाए, कौन किसके बाप की औलाद है। और शिक्षा मंत्री का तो दिमाग का भी टेस्ट कराओ, क्योंकि हर बार वो उल्टा बयान देते हैं। कभी कहते हैं कि मैं खटीक हूँ, उल्टा लटका दूंगा। कभी कहते हैं कि ये लोग नक्सलाइट हैं। तो एक जिम्मेदारी वाले पद पे बैठे हुए जिसके अंदर पर जो प्रभार दिया गया है शिक्षा का दिया गया है, हमारे इलाके के अंदर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के हालात क्या है। हमारे वहाँ पे भवन जर्जर पड़े हैं स्कूलों के, जहाँ पर अभी बारिश के टाइम पे अगर कोई अंदर बैठता है तो अपनी जान हथेली पर लेके बैठता है। माँ बाप जो बच्चे को छोड़ने जाते हैं तब कलेजा हाथ में रख के सोचते हैं कि ये दीवार आज टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी। कई जगह स्कूल का भवन नहीं है, तब पेड़ों के नीचे कोई बैठ के पढ़ा रहा है शिक्षक। 80% सीटें खाली हैं। कॉलेजों की हालात यह है कि व्याख्याता एक आता है, उसको सारे प्रशासनिक कामों में लगा रहता है। ऐसे वक्त में दूर दराज से 40-40, 50-50 किलोमीटर तक बहन बेटियां कॉलेजों को ढूंढती हुई आती है। टीएसपी के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की अलग से वो सीटी की व्यवस्था करते हैं, क्या वो सिर्फ कागजों में ही है, वैसे पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है? जी आप आरक्षण की व्याख्या करते हो तो हमारे यहाँ पर 2018 से लगाकर 2016-18 से लगाकर अभी तक की जितनी भी भर्तियां हुई उनको आप कभी उठा के देखना, उसमें हमारे साथ सबसे बड़ा भेदभाव हुआ है। हर भर्ती में हमें यदि आरक्षण के हिसाब से भी तो ठीक है, लेकिन हमारी जनसंख्या के हिसाब से भी देते तो हमको व्यवस्थित पद मिलते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2013 की अधिसूचना और 2016 की अधिसूचना में हमें गुमराह किया गया और हमारे साथ में धोखा हुआ कि हमें 50% आरक्षण कोटा जो है ओपन करा गया। तो हमारे साथ हमारा फिक्स धोखा हुआ। साथ में ये बताना चाहूंगा, आरक्षण की जिक्र करें तो हमारा इलाका अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है, और 5वीं अनुसूची के अंदर हमारे बहुत सारे प्रावधान है जिसको सरकारें ताक पर रखकर हमारे को लूटने का काम करती है। तो 5वीं अनुसूची के अंदर आर्टिकल 244 13(1), आर्टिकल 13(3) का, इसके अंदर ग्राम सभाओं का प्रावधान है, और ग्राम सभाओं के माध्यम से न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, उसका जिक्र करते हैं कि कोई सामान्य कानून तक लागू नहीं होता हमारे इलाके के अंदर जो रोजगार है स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, चाहे वो तालाब का मत्स्य पालन हो, चाहे कोई और व्यवसाय हो, स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के मुकदमे में ग्राम सभा स्तर पर सिमटना चाहिए, राजस्व इकट्ठा ग्राम सभा करेगी। और लेकिन आज इसका विपरीत हो रहा है यहाँ। और दूसरी बात, विपरीत इसलिए भी हो रहा है, हमारे इलाके में जो कार्मिक लगे हो, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे वो डीवाईएसपी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, ये बाहर के होते हैं। इनको पढ़ के आने की जरूरत है हमारे इलाके की कानून क्या है, उनको पता ही नहीं है, इसलिए हमारे लोगों के साथ धोखा अन्याय करते हैं। बीजेपी सरकार या भाजपा सरकार विकसित भारत की बात करती है, तो कैसे विकसित भारत होगा? आप कह रहे हैं कि ये जो है भेदभाव है,
इनका विकसित भारत, मणिपुर की बहन बेटी को नग्न करना, ये इनका विकसित भारत है, जो बेटी की सम्मान करते हैं। इनका विकसित भारत यहाँ राजस्थान को निःशुल्क बिजली देने के लिए हंसदेव के जंगलों को उजाड़ कर वहां के आदिवासी को विस्थापित करते हैं। ये इनका विकसित भारत का विजन है। इनका विकसित भारत गुजरात के अंदर केवड़िया के अंदर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के नाम पर हजारों आदिवासी को विस्थापित करते हैं। ये इनका विकसित भारत है। इनका विकसित भारत सोने की खदानों के नाम पर हमारे आदिवासी को विस्थापित करते हैं। ये इनका विकसित भारत है। कभी डैम के नाम पर, कभी खनन के नाम पर, तो एक विकास के नाम पर आदिवासी का विनाश करना इनका विकसित भारत है। तो किस तरीके से कह सकते हैं कि एक अंतिम तौर पे बेटा मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है, जिसको मूलभूत सुविधाएं नहीं दिला पा रहे हो। विकसित भारत अंबानी अडानी के लिए हो सकता है, इन बीजेपी वालों के लिए, उद्योगपति के लिए विकसित भारत हो सकता है। हम गरीब लोगों के लिए कभी विकसित भारत नहीं आए। ऐसा आज भी हमारे क्षेत्र के अंदर कोठड़ा की जो घटना आपने अखबार में देखी होगी कि छोटे छोटे नवजातों को बेचने का काम किया जा रहा है, दिल्ली तक के लोग लेके जा रहे हैं। उसमें ये बहुत पीड़ादायक चीज है कि ऐसी क्या मजबूरी है उस माँ बाप की जिसको अपने कलेजे का टुकड़ा बेचने पर मजबूर होना पड़ा। यह एक रोटी के लिए मजबूरी है। सरकारों ने उसके लिए कौन सी व्यवस्था करी? आप चांद पे पहुंच गए, आपको वहां नजर आ गया, लेकिन धरती पे जो कलेजे के टुकड़े, चांद के टुकड़े, उनका क्या हो रहा है? इसको मैं विकसित भारत नहीं कह सकता। एक पेड़ लगाओ माँ के नाम, दूसरा हसदेव राजस्थान के नाम। आपके समाज के जो बीजेपी में है खासकर, वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं और आप कह रहे हैं आदिवासी, तो क्या ये एकजुटता और कैसे ये देखते हैं इस चीज को आप? मैं ये बताना चाहूंगा, एक तो मेरी समाज के लोग पूरी तरह से इन पार्टियों के गुलाम बन चुके हैं, आदी बन चुके हैं, और उनको टिकट का लोभ लालच है और टिकट की लालच के आधार पर वो काम करते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था, वो बता रहे हिंदू है। 1931 के अंदर धर्म कोड में हमें आदिवासी धर्म कोड मिला हुआ था। 1931 के बाद में हमें अन्य धर्मों में लिया गया था, और उसके बाद में सरकारें आई। 1951 के बाद में हमें दूसरे में शामिल कर लिया गया। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि आदिवासी के अंदर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। तो ये हमारे वहां पर मान्यता है, लड़की भी दूसरी जगह नाते जाती है। फिर हमारा भरण पोषण का अधिनियम लागू नहीं होता। हमारे साथ में वंश का अधिनियम लागू नहीं होता कि इसका उत्तराधिकारी यही होगा। तो ये चीजें अब आगे कैसे खत्म होंगी, किस तरह से ये चीजें, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसके बाद भी ये सारी चीजें आप बता रहे अभी भी वो सारी चीजें चल रही है। इसके बाद दहेज अधिनियम है, वो भी लागू नहीं होता। तो ये हम लोगों को जबरन हिंदू बनाया गया है। हम आदिवासी हैं, आदि अनादिकाल से इस धरती पे रहने वाले हैं। जब इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा तब से आदिवासी हैं। जब इस देश का संविधान बना नहीं तब से आदिवासी हैं। जब इस देश के अंदर कोई धर्म अस्तित्व में नहीं आया तब से भी आदिवासी हैं। हमारी पूजा पद्धति प्रकृति से जुड़ी हुई है। हमारी बोली भाषा परंपरा दूसरों से अलग है, और यही हमारा विशेषता है। आप हमारे विवाह पद्धति जो है, हम लोग शादी में जो फेरे लेते हो ना, तो हिंदू विवाह के अंदर आप लेफ्ट से फेरे लेते हैं, हम लोग राइट से लेते हैं। इसीलिए लेते हैं, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति की हर चीज जो राइट से चलती है, चाहे आप हवा का वो देखो तो जो सर्कुलम होता है तो वो भी यही होता है। पानी के अंदर जब वो पड़ती है ना, उसको क्या कहते हैं आपकी भाषा में, भंवर। भंवर भी लेफ्ट होता है। फिर कोई बेल ऊपर चढ़ती है, कभी भी अपन देखते हैं तो वो भी राइट चढ़ती है। हम इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो प्रकृति के नियमों के साथ हम चलते हैं। और ऐसा हिंदू के अंदर होता नहीं। विवाह के अंदर वो कोई भी आदिवासी शादी करता है तो हिंदू कह रहे हैं उनको बोलो इन प्रथाओं में आप शामिल हो कि नहीं। ये तो टिकट और राजनीति के लिए करते हैं। बाकी ऐसा हम बता रहे हैं, उसका सीधा असर है कि संविधान के जो नियम है उनको ताक पे रख के हमको बनाया जा रहा है। एक सवाल यह है कि आपके वहाँ का जो सोने की खादानों की आप बात कर रहे थे, तो वहां से वो निकले हैं, अब उसके लिए आप क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो वो वहां से कंकर भी अपने क्षेत्र से नहीं ले जाने देंगे, तो ये कैसे होगा? जी, हम कानून से लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 244(1) और 13(3) ये कहता है कि ग्राम सभा के बिना परमिशन से आपके वहां पर कोई खनन नहीं हो सकता, वहां पर एक कंकड़ पत्थर नहीं उठाया जा सकता। फिर ये नीलामी के टेंडर अवैध हैं। कानूनों को ताक में रखे, या फिर ये कह सकते हैं कंकड़ पत्थर तब ले जा सकती है जब बीजेपी संविधान विरोधी हो। वो संविधान को नहीं मानती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो संविधान को ताक पर रखकर हमारे वहां से खनन कर रहे हैं।
भूकिया, जगपुरा जो बांसवाड़ा के अंदर अभी नीलामी के अंदर हुई, और फिर मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर राटड़ी, दगोचा, अमुलवा, इन इलाकों के अंदर अभी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार वहां पर सोने की खानें पाई गई है, ऐसा कह रहे हैं। दूसरी ओर ये सोचना पड़ेगा कि वहां जो बरसों से लोग रह रहे हैं, उस जमीन से जुड़ा हुआ, उस मिट्टी में बड़े बड़े हुए पले पड़े हैं, उनके पुरखों की विरासत है और पुरखों के वहां पर यादें हैं, उनको छोड़ के कौन कैसे जा सकता है। उसके बाद सरकार या तो हमें हमारी छाती पे या हमारे कुछ भी करके जा सकती है, वो जिंदा है तब तक तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या प्रयास रहेगा एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कि आप किस तरह से लोगों की मदद कर पाए अपने क्षेत्र में और कैसे? जी, मैं ग्राम सभा में लोगों के साथ संघर्ष करेंगे कि हमारी जमीन पे हमने आना चाहिए, फिर ग्राम सभा के कानूनों के साथ रहेंगे, फिर भी अगर नहीं मानती है सरकार तो सरकार के खिलाफ सीधा लड़ेंगे। तो ये थे धरियावाद से विधायक थावर चंद जी, जिन्होंने खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा है कि हम हिंदू हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं और आने वाले वक्त में जहां भी उनको इसकी जरूरत पड़ेगी वो सरकार से भी लड़ेंगे और अपने क्षेत्र के लोगों की मदद पूरी करने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।